ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कल के लेक्चर का, प्रीवियस लेक्चर का आपका कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो रेज हैंड करके पूछ लें, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं। जी अजीम, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस में एक लाइन है, whoever prices do not always remain constant, there are often fluctuation in the price। सर जी फ्लक्चुएशन का नहीं पता चला, ये इसका क्या मतलब? देखें, हमने कहा कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो ऐसा प्राइस लेवल है जहां पे डिमांड एंड सप्लाई आपस में इक्वल हो जाते हैं, और यस सर। इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल आमतौर पे स्टेबल प्राइस लेवल होता है। यस यानी सर। प्राइसेस रेयरली ही इस स्टेबल सिचुएशन से अप या डाउन जाएंगी। लेकिन ये यस। नेसेसरी नहीं है कि एक प्रोडक्ट की अगर इक्विलिब्रियम प्राइस 100 रुपए पे सेट हो गई है तो वो अब कभी 100 रुपए से चेंज नहीं होनी। उसके लिए ये लाइन लिखी हुई है कि ऑफन देयर आर फ्लक्चुएशंस, टाइम टू टाइम फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, या प्राइस ऊपर चली जाती है और सरप्लस क्रिएट करती है, या प्राइस जो है वो लोअर आ जाती है और शॉर्टेज क्रिएट करती है। तो फ्लक्चुएशंस आती रहेंगी। फ्लक्चुएशन मीन चेंजिंग इन प्राइस। हाँ, चेंजिंग अप्स एंड डाउन्स इन प्राइस लेवल जो है उसको हम फ्लक्चुएशन कहते हैं। ओके जी, महाद आपका क्या क्वेश्चन है भाई? सॉन्ग सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो हमने कल पढ़ा था कि इंक्रीज इन डिमांड से उसकी चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे क्या फर्क आता है। सर इसमें ये जो ग्राफ है, जब आपने उसकी एग्जांपल दी कि टैक्स रेट कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है, जी, तो सर डिमांड बढ़ती है तो वो शिफ्ट अपवर्ड होगा, लेकिन प्राइस तो सेम रहनी चाहिए। इधर प्राइस भी बढ़ रही है, प्राइस के क्यों साथ प्राइस डिमांड क्यों के साथ सेम प्राइस रहनी का। चाहिए? प्राइस क्यों सेम रहनी सर चाहिए? सर शिफ्ट में प्राइस की वजह से तो शिफ्ट नहीं आता, वो चेंज नहीं आता, वो तो अदर फैक्टर्स की वजह से आता तो है। आप ये बताएं, पहले डिमांड चेंज हो रही है या पहले प्राइस चेंज हो रही है इस ग्राफ में? पहले कौन सा सर फैक्टर दोनों में से चेंज हो रहा है? पहले डिमांड। डिमांड चेंज हो रही है। तो डिमांड जब शिफ्ट होती है तो वो इक्विलिब्रियम प्राइस को इंक्रीज करती है। यानी जब डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हुई थी या डिमांड में इजाफा हुआ था, तो उस इजाफे के पीछे प्राइस का चेंज नहीं है। उसकी वजह से फ्यूचर में क्या होगा, यानी डिमांड बढ़ने की वजह से आगे क्या इंपैक्ट आएगा, वो तो ऑब्वियसली प्राइस लेवल इंक्रीज होगा। जब आप कॉन्सेप्ट कर रहे होते हैं ना शिफ्ट इन डिमांड का या शिफ्ट इन सप्लाई का, तो हम कह रहे होते हैं कि ये जो डिमांड में इजाफा है, डिमांड का दाएं तरफ शिफ्ट होना या डिमांड में कमी है, इसके पीछे प्राइस चेंज नहीं है। इसका फैक्टर कोई और है, इनकम लेवल चेंज होना, वेदर का चेंज होना, लोगों की प्रेफरेंस का चेंज हो जाना, या कोई भी और फैक्टर, सब्स्टिट्यूट की प्राइस का चेंज होना। तो डिमांड की राइटवर्ड शिफ्टिंग की वजह प्राइस चेंज नहीं है। अब डिमांड शिफ्ट हो गई है तो साफ जाहिर है देयर विल बी अ न्यू प्राइस लेवल, कि न्यू डिमांड जहां पर भी सप्लाई को जो है वो क्रॉस करेगी वहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम प्राइस सेट हो जाएगी। सर तो वो डिमांड के, जब डिमांड के बढ़ने से बाद में जो प्राइस चेंज हुई है वो प्राइस चेंज कम होना चाहिए था सर, क्योंकि डिमांड बढ़ने से तो प्राइस कम होती है। डिमांड बढ़ने से प्राइस कम होती है? ये किस लॉजिक से सर आप कह रहे हैं? डिमांड और प्राइस, सर डिमांड और प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिमांड और प्राइस इनवर्सली नहीं है, प्राइस और डिमांड है। ये मैंने इंपॉर्टेंटली वहां पे बच्चे आपको नोट करवाया था कि प्राइस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं उसने पहले चेंज होना है। यानी प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, या प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। जो दोनों लॉज हैं, लॉ ऑफ डिमांड भी और लॉ ऑफ सप्लाई भी, वो हमेशा फ्रॉम इंडिपेंडेंट टूवर्ड डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। यानी प्राइस पहले चेंज होगी, उसका इफेक्ट क्वांटिटी डिमांड पर देखा जाएगा। यहां पर तो हम डिमांड पहले शिफ्ट कर रहे हैं कि ये अभी आप फॉर एग्जाम्पल आजकल की एग्जाम्पल ले लें, पिछले 5-6 दिन में, 7 दिन में खजूर की डिमांड मार्केट में अचानक बढ़ गई है, तो उसका इम्पैक्ट क्या है? वही खजूर जो 200 रुपए किलो बिक रही थी आज 300 रुपए किलो बिक रही है। तो एक्चुअली डिमांड बढ़ी है, क्यों शिफ्ट हुई है? प्राइस की वजह से नहीं हुई, प्राइस नहीं चेंज हुई थी। डिमांड बढ़ी है कि रमजान का महीना आ गया है, वेदर चेंज हो गया है, इवेंट आ गया है, इस इवेंट की वजह से पब्लिक ने ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया, उसकी वजह से प्राइस लेवल इंक्रीज कर गया उस प्रोडक्ट का। जो दोनों लॉज होते हैं उनके लिए क्लियर रखें कि लॉज में हमेशा प्राइस ने पहले चेंज होना था। लॉ ऑफ डिमांड में भी, लॉ ऑफ सप्लाई में भी पहले प्राइस चेंज होती है, उसका इंपैक्ट हम चेक कर रहे होते हैं। तो लॉज
फ्रॉम प्राइस टुवर्ड क्वांटिटी होते हैं। यहां पर तो हम लॉस डिस्कस ही नहीं कर रहे, यहां तो शिफ्टिंग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर डिमांड या सप्लाई, अभी आज हम बाकी 3 केसेस करेंगे, तो अगर डिमांड या सप्लाई किसी भी थर्ड फैक्टर की वजह से चेंज होते हैं तो कॉन्सेप्ट सेज दैट कि ये फिर इक्विलिब्रियम को, प्राइस लेवल को और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को परमानेंटली चेंज करते हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन? किसी और का भी कोई क्वेश्चन है, कोई चीज पूछना चाहते हैं तो बताएं, शाबाश। जी 796, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर असम्पशंस में सेकंड जो है ना लाइन, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर बिहेव रैशनली इन देयर डिसीजंस। देखिए, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के रैशनल डिसीजन का मतलब जनरली ये है कि कंज्यूमर लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करेगा, यानी अगर प्राइस कम हो रही होगी तो कंज्यूमर डिमांड बढ़ाता चला जाएगा। रैशनल थिंकिंग है ना, रैशनल का मतलब होता है अकलमंदाना थॉट। क्या है कि जब प्राइस कम होगी तो क्योंकि कंज्यूमर की परचेजिंग पावर थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी तो वो डिमांड बढ़ा देगा, या अगर प्राइस बढ़ेगी तो वो डिमांड कम कर देगा। यानी कंज्यूमर का बिहेवियर जो है वो अलोंग द लाइन लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करेगा, और इसी तरह से प्रोड्यूसर का बिहेवियर जो है वो अलोंग द लाइन जो है वो लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो करेगा। ठीक है सर, ये एक लाइन हो रहा मतलब प्राइस डिटर्मिनेशन में दिस इक्विलिब्रियम प्राइस इज समटाइम कॉल्ड मार्केट क्लियरिंग प्राइस बिकॉज मार्केट इज क्लियर एंड देयर इज नो एक्सेस ऑफ डिमांड। सर मार्केट इज क्लियर मतलब ये मार्केट क्लियर का लफ्ज या फ्रेज इस्तेमाल होता है जब हम कहते हैं कि मार्केट में ना किसी जिस प्रोडक्ट की हम डायग्राम बना रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ना इस प्रोडक्ट की फालतू सप्लाई है मार्केट में, ना ही शॉर्टेज है। यानी शॉर्टेज या सरप्लस जो है इसका मतलब है मार्केट क्लियर नहीं है, या डिमांड फालतू है या सप्लाई फालतू है। वो लेवल ऑफ क्वांटिटीज जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाए, नो मार्केट इज क्लियर। ना एक्सेस सप्लाई है, ना एक्सेस शॉर्टेज या एक्सेस डिमांड भी नहीं है। एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड का वर्ड यूज कर रहे हैं, या सरप्लस और शॉर्टेज का वर्ड यूज कर ले। तो मार्केट क्लियरिंग लेवल उस लेवल ऑफ सप्लाई एंड डिमांड को कहा जाता है जहां पर ना तो सरप्लस हो मार्केट में क्वांटिटी का और ना ही क्वांटिटी की शॉर्टेज। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी। देन नेक्स्ट हमारे पास ये जो हमने कल केसेस शुरू किए थे, बेसिकली टोटल ये 4 केसेस हैं। इन चारों में से हमने पहला केस डिस्कस किया था कि अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड शिफ्ट हो जाए, जैसे अभी हमने एक और एग्जांपल की कि रमजान की वजह से खजूर की डिमांड मार्केट में बढ़ गई है, तो वही खजूर जो कल तक फॉर एग्जांपल 200 रुपए पर केजी बिक रही थी और मार्केट में रोजाना फर्ज कर लेते हैं हम कि 100 किलो खजूर बिकती थी, तो रमजान की वजह से उसकी डिमांड बढ़ गई है, डिमांड ऊपर शिफ्ट हो गई है। अब ये डिमांड का बढ़ना जो है ये इस वजह से नहीं है कि खजूर की कीमत कम हुई है, खजूर तो 200 रुपए पर ही बिक रही है, लेकिन एक इवेंट आ गया है, उसकी वजह से लोगों की प्रेफरेंस चेंज हो गई है, पसंद चेंज हो गई है कि रमजान के महीने में लोग जो है वो खजूर सहरी और अफ्तारी में यूज करते हैं, खाते हैं, तो उस वजह से डिमांड अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अब डिमांड की ये शिफ्टिंग जो है इसकी वजह से प्राइस लेवल बढ़ेगा, प्राइस लेवल P1 से बढ़ के P2 पे चला जाएगा। फॉर एग्जांपल 200 रुपए पर केजी वाली खजूर जो है वो अब 300 रुपए पर केजी पे मार्केट में मिल रही है। इस प्राइस इंक्रीज को फॉलो करते हुए प्रोड्यूसर जो है वो सप्लाई बढ़ा रहा है, प्रोड्यूसर मार्केट में खजूर की सप्लाई भी बढ़ा देगा। और सप्लाई कितनी इंक्रीज होगी? सप्लाई इंक्रीज होकर इंक्रीज्ड डिमांड के इक्वल आ जाएगी, यानी कि देयर विल बी अ न्यू इक्विलिब्रियम कि डिमांड जितनी बड़ी थी सप्लाई भी इंक्रीज होकर उसके इक्वल आ गई है। तो यानी अब इस 300 रुपए पे मार्केट में अगेन डिमांड एंड सप्लाई आपस में इक्वल हो गए हैं। तो ये तो थी कल तक की एक्सप्लेनेशन। बाकी 3 केसेस जो हैं हम करने जा रहे हैं। नंबर 1 हमारे पास जो नेक्स्ट केस है, इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। यही एग्जांपल हम कंटिन्यू कर लेते हैं कि जैसे ही रमजान का महीना एंड होगा, बल्कि इवन 2-3 दिन 4 दिन पहले ही रमजान से खजूर की डिमांड जो है वो अचानक कम हो जाएगी। यानी वो खजूर जो 500 रुपए पर केजी पे फिलहाल बिक रही है, जस्ट एन एग्जांपल कि पूरा रमजान खजूर की एक खास क्वालिटी है वो 500 रुपए पर केजी पे मार्केट में बिकती रही है, और रोजाना मार्केट में फर्ज करें 300 केजी जो है वो प्रोडक्ट बिकता था। अब रमजान का जब एंड आएगा, ईद डेज करीब आ जाएंगे या रमजान बिल्कुल एंड हो जाएगा, तो फिर हमें नजर आएगा कि अचानक इस खजूर की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, लोग इसे खरीदना छोड़ देंगे।
अब लोगों ने इसे खरीदना क्यों छोड़ दिया अचानक? पूरा महीना तो ये 500 रुपए पे बिकती रही है, उस वक्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अचानक जो है वो लोगों ने क्यों कम कर दिया? इस वजह से नहीं कम कर दिया कि खजूर 500 से 600 या 700 पे चली गई थी तो लोगों ने डिमांड कम कर दी। प्राइस फैक्टर नहीं है, अगेन एक प्रेफरेंस है लोगों की कि जैसे ही वो चॉइस या प्रेफरेंस या टेस्ट खत्म होगा तो उसकी वजह से डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट डिक्रीज कर जाएगी, डिमांड डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अब डिमांड के कम होने से पहला इंपैक्ट क्या आएगा कि वही खजूर अब मार्केट में 300 रुपए पर केजी पे बिकना शुरू हो जाएगी। प्राइस लेवल P1 से कम होकर P2 पे 300 पे आ गया। अब इस प्राइस की कमी की वजह से प्रोड्यूसर डिस्करेज हुआ है। वो पहले 300 केजी रोजाना मार्केट में सप्लाई कर रहा था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सप्लाई लाइन के अलोंग द लाइन मूव करती हुई नीचे आ रही है। सप्लाई कितनी कम हो जाएगी? 300 रुपए पे जितनी डिमांड है मार्केट में, सप्लाई वहां पे आके स्टॉप हो जाएगी। लेट अज्यूम 300 केजी पर डे की बजाय अब 200 केजी पर डे मार्केट में प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा है। अब ये न्यू स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि ईद के बाद, रमजान के बाद जो है वो रोजाना 200 केजी मार्केट में सप्लाई आती है खजूर की, 200 केजी की डिमांड है और ये प्रोडक्ट 300 रुपए पे मार्केट में बिक रहा है। तो दिस इज द फाइनल इम्पैक्ट कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कम हो जाती है, डिमांड फॉल कर जाती है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो किस किस्म का आता है और न्यू इक्विलिब्रियम जो है वो किस तरह से एक्सप्लेन होता है। ओके, ये दो केसेस थे डिमांड के। वैसे तो आमतौर पे प्रीवियस एक्सपीरियंस तो यही है कि इन टोटल 4 केसेस में से कोई एक केस आपसे 5 या 6 नंबर का पूछा जाता है। क्वेश्चन स्टेटमेंट थोड़ा सा जो है वो अच्छे तरीके से समझ लें। या तो ओपन स्टेटमेंट होती है। ओपन स्टेटमेंट मीन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ राइज इन डिमांड, डिमांड के राइज होने का इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होगा, एक्सप्लेन कर दें। ओके, या व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ अ फॉल इन डिमांड ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस पे फॉल इन डिमांड को एक्सप्लेन कर दें। ये तो ओपन क्वेश्चन है, उसने राइज या फॉल का वर्ड आपको बता दिया है। बाद औकात वो आपको राइज या फॉल नहीं बताता, वो आपको इवेंट दे देता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल की, मसलन स्टेटमेंट आ जाती है कि आफ्टर 1 वीक द रमजान विल स्टार्ट, 1 वीक के बाद रमजान का महीना शुरू हो जाएगा। व्हाट विल हैपन टू द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ डेट्स, डेट्स खजूर की इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इंपैक्ट होगा। यानी और भी कोई एग्जांपल आप ले सकते हैं, ऐसी तमाम प्रोडक्ट जिनकी रमजान में डिमांड बढ़ जाती है, या कोई एनी अदर एग्जांपल। तो इस तरह से वो इवेंट बेस्ड, इनकम टैक्स वाली एग्जांपल हमने कल की कि अगर गवर्नमेंट इनकम टैक्स रेट बढ़ा देती है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इनकम टैक्स कम कर देती है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ओके, देन इसी तरह से दो केसेस हैं सप्लाई साइड के, कि अगर किसी भी इकोनॉमी में कोई ऐसा फैक्टर वर्क करता है जो सप्लाई में अचानक इजाफे की वजह बन जाता है। प्राइस फैक्टर नहीं है, प्राइस के अलावा कोई फैक्टर है। सप्लाई की साइड पे हमने बहुत से फैक्टर्स जो हैं वो डिस्कस किए थे। मसलन टेक्नोलॉजी का बेहतर हो जाना सप्लाई को शिफ्ट कर देगा। वेदर इस साल बहुत अच्छा हो जाए, बारिशें टाइम पे हो जाए, धूप अच्छी मिल जाए तो भी एग्रीकल्चर आउटपुट या सप्लाई जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। गवर्नमेंट कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी का रेट कम कर दे तो भी प्रोड्यूसर इनकरेज हो जाएगा कि वो अपना प्रोडक्ट ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, उसका बिजली का बिल कम आएगा। तो इस तरह का कोई भी इवेंट हो सकता है। मसलन जस्ट एन एग्जांपल, लेट अज्यूम गवर्नमेंट ने ये पिछले साल अनाउंस भी किया था, इस साल भी लेट अज्यूम ये अभी कोरोना लाइक सिचुएशन है, इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, तो गवर्नमेंट इंडस्ट्री को इनकरेज करने के लिए कि इंडस्ट्री शट डाउन ना हो, इंडस्ट्री अपने एम्प्लॉयज को ना निकालें, बेरोजगारी में इजाफा ना हो, गवर्नमेंट एक अनाउंसमेंट कर देती है कि आप पिछले साल के मुकाबले में जितनी भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे, यानी पिछले साल अप्रैल के महीने में अगर आपकी फैक्ट्री में 2000 बिजली के यूनिट्स इस्तेमाल हुए थे और इस साल आप 2300, 2400 या 3000 बिजली के यूनिट इस्तेमाल करते हैं, तो गवर्नमेंट ने एक फेवर दे दी फॉर एग्जांपल कि इन एडिशनल बिजली के यूनिट्स पे, इलेक्ट्रिसिटी पे हम आपसे आधी प्राइस चार्ज करेंगे। अब प्रोड्यूसर के लिए तो ये हजारों लाखों रुपए की बचत है कि 1000 इलेक्ट्रिसिटी यूनिट में यूज करूंगा और मेरा जो 20-22 रुपए पर यूनिट कॉस्ट थी वो कम हो गए 10 रुपए पे आ जाएगी। तो उसको तो इंकरेजमेंट है कि वो जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करे उसकी वजह से जो है वो उसको कम पेमेंट करनी पड़ेगी।
तो इसी तरह का कोई और इवेंट भी आप ले सकते हैं। वेदर की अभी हमने एग्जांपल ली कि बहुत अच्छा मौसम है, फेवरेबल कंडीशन मिल जाती हैं, तो फसल इस साल बहुत अच्छी हो जाती है, उसकी वजह से सप्लाई बढ़ सकती है। तो अगेन पहले तो हमने इवेंट आइडेंटिफाई करना है कि ये इवेंट डिमांड को इफेक्ट करेगा या सप्लाई को। मसलन गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन टैक्स कम कर दिया है, प्रोडक्शन टैक्स प्रोड्यूसर पे लगता है, तो ये सप्लाई को इफेक्ट करेगा, डिमांड को नहीं करेगा। गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स कम कर दिया है, इनकम टैक्स पब्लिक पे लगता है, लोगों की आमदनी पे। इनकम टैक्स का कम होना डिमांड को इफेक्ट करता है, सप्लाई को इफेक्ट नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिसिटी का इंडस्ट्रियल रेट कम कर दिया है, ये सप्लाई साइड का फैक्टर है। इस साल वेदर बहुत अच्छा है, सप्लाई साइड का फैक्टर है। कंट्री में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पहले से बेहतर हो गई है, सप्लाई साइड का फैक्टर है। तो ये फैक्टर्स आपने जो गिवन होगा उसको आइडेंटिफाई करना है केयरफुली कि ये डिमांड या सप्लाई में से किसको इफेक्ट करेगा। ओके, लेट अज्यूम गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट है कि हम इस साल इलेक्ट्रिसिटी का रेट इंडस्ट्री के लिए, फैक्ट्रियों कारखानों के लिए कम करने जा रहे हैं। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि बिजली का रेट अगर कम होगा तो ये इंडस्ट्रियल साइड का यानी सप्लाई साइड का फैक्टर है। दूसरी चीज, ये सप्लाई में इजाफे की वजह बनेगा या सप्लाई में कमी की। तो इलेक्ट्रिसिटी का रेट कम होना, सप्लाई ऑफ आउटपुट जो है, तो पूरी इंडस्ट्री को ही फेवर मिल गई है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, कार मैन्युफैक्चरिंग, सबकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होगी। ओके, पहले आइडेंटिफाई किया ये इवेंट सप्लाई का है या डिमांड का। दूसरे लेवल पे आइडेंटिफाई किया ये सप्लाई में इजाफे की वजह बनेगा या कमी की। ओके, हमने कहा ये सप्लाई में इजाफे की, राइज इन सप्लाई की वजह बनेगा। तो ग्राफिकली आपको पता है राइज इन सप्लाई हम कैसे शो करते हैं, हम सप्लाई लाइन को दाएं तरफ राइट वर्ड शिफ्ट कर देते हैं। क्लियरली नोट कर लें, अक्सर स्टूडेंट यहाँ गलती कर जाते हैं, राइज इन सप्लाई पढ़ते हैं और सप्लाई की लाइन ऊपर ले जाते हैं कि राइज तो ऊपर को कहते हैं। यहाँ पे राइज का मतलब है सप्लाई में इजाफा, और सप्लाई में इजाफा हमेशा राइट वर्ड शिफ्टिंग से शो किया जाता है, कभी भी लेफ्ट या अपवर्ड से नहीं शो किया जाता, उससे तो कमी जाहिर करते हैं। तो यानी कि हमने जैसे कहा कि गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी का रेट कम कर दिया है, सप्लाई राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। इस साल कपास की फसल फॉर एग्जांपल बहुत अच्छी हो गई है, सप्लाई ऑफ कॉटन या कपास की सप्लाई राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो जब सप्लाई राइट वर्ड शिफ्ट होगी तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। इनिशियल सिचुएशन हम कह रहे हैं कि लेट अज्यूम मार्केट में कपड़ा जो है वो फॉर एग्जांपल 200 रुपए मीटर बिक रहा है फिलहाल, और मार्केट में रोजाना 10,000 मीटर कपड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री सप्लाई करती है, 10,000 मीटर ही डिमांड है। अब गवर्नमेंट जब इलेक्ट्रिसिटी की डिस्काउंट ऑफर करेगी तो प्रोड्यूसर तो प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, वो तो ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। तो नतीजा जब वो प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई करेंगे तो सप्लाई लाइन राइटवर्ड शिफ्ट होगी, और सप्लाई एंड डिमांड के इक्विलिब्रियम से न्यू प्राइस लेवल, वही कपड़ा अब शायद मार्केट में 150 रुपए पर मीटर पे बिकना शुरू हो जाए, और मार्केट में अब 10,000 की बजाय 15,000 मीटर कपड़ा जो है वो रोजाना लेटेस्ट मार्केट में सप्लाई होता है। और जब प्राइस लेवल 200 से कम होकर 150 पे आएगा तो प्राइस की कमी की वजह से डिमांड पे क्या इंपैक्ट आता है, डिमांड एक्सटेंड होती है लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक, तो डिमांड इंक्रीज होकर इंक्रीज्ड सप्लाई के बराबर पहुंच जाएगी। तो नो द न्यू एंड फाइनल सिचुएशन क्या है, गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक फेवर दी थी, उसकी वजह से कपड़े की सप्लाई मार्केट में बढ़ी, और उसकी वजह से प्राइस लेवल जो है वो फॉल कर गया, P1 से फॉल करके P2 पे आ गया, और इस प्राइस लेवल के कम होने की वजह से मार्केट में एग्री जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बढ़ गई। और अब न्यू सिचुएशन के मार्केट में न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस 150 रुपए है, और प्रोडक्ट जो है वो 15,000 मीटर कपड़ा मार्केट में सप्लाई हो रहा है, और 15,000 ही उसकी डिमांड है। जी दानियाल, क्या क्वेश्चन है अभी आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर अगर सप्लाई ज्यादा हुई है तो फिर सर वो प्रोड्यूसर इनकरेज होगा, वो प्राइस को कम क्यों करेगा? प्रोड्यूसर ने प्राइस कम ज्यादा नहीं करनी होती बच्चे, सप्लाई एंड डिमांड ने प्राइस को चेंज करना है। अगर सप्लाई चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंगली इफेक्ट आएगा, अगर डिमांड चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंगली। ना कंज्यूमर प्राइस को चेंज कर सकता है ना प्रोड्यूसर चेंज कर सकता है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर ने डिमांड एंड सप्लाई का फैसला करना है। अब आप प्रोड्यूसर हैं, आप रोजाना मार्केट में फर्ज करें एक प्रोडक्ट 100 क्वांटिटी बेच रहे थे,
अगले दिन आप अचानक 120 भेजना शुरू कर देंगे तो आपकी प्रोडक्ट मार्केट में कल से सस्ती बिकेगी, महंगी बिकेगी, या उसी प्राइस पे बिकती रहेगी जब आप सप्लाई बढ़ाएंगे? सर कम पे बिकेगी। कम बिकेगी। तो वही हम कह रहे हैं कि जब प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ाएगा, मार्केट में उसने 15,000 मीटर कपड़ा सप्लाई कर दिया है, तो ऑब्वियसली कपड़े का रेट तो 200 रुपए से कम होगा। वो 190 पे आए, 180 पे, या कितना इंपैक्ट आएगा, ये तो हम इलास्टिसिटी में स्टडी करेंगे चैप्टर 3 में। लेकिन ये क्लियर है कि जब भी सप्लाई शिफ्ट होगी राइटवर्ड, सप्लाई में इजाफा होगा, तो उस प्रोडक्ट की मार्केट में प्राइस कम होना शुरू हो जाएगी। अब प्राइस कम होने का नतीजा अब डिमांड पे निकलना है कि प्राइस जब 200 थी तो कंज्यूमर 10,000 मीटर कपड़ा रोजाना खरीदते थे। जब उसकी प्राइस कम होके 180 या 150 पे आ जाएगी तो साफ ज़ाहिर है कपड़ा सस्ता हो गया है, लोग ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे। तो डिमांड बढ़कर कहां पे पहुंच जाएगी? जो इंक्रीज्ड सप्लाई थी उसके बराबर। तो आफ्टर दिस चेंज फाइनल सिचुएशन क्या है कि सप्लाई का बढ़ना हमेशा प्रोडक्ट की प्राइसेस को कम करता है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज में इजाफा करता है। यस सर। ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ एंड फाइनल केस है जी। हामिद, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? सर ये जो डिमांड इंक्रीज हो रही है, प्राइसेस का लेवल कम हो रहा है, लेकिन सर ये जो दूसरी सप्लाई की लाइन है E2 की, सर ये तो नीचे की तरफ आ रही है, तो डिमांड तो बढ़ रही है, सप्लाई कैसे बढ़ रही है? सप्लाई बात नहीं समझ S1 आ से रहा सर। S2 पे शिफ्ट हो चुकी है ना, सप्लाई तो वो बचे। तो होगी ना, लेकिन सर ये अगर सप्लाई बढ़ेगी तो वो E1 से ऊपर वाली तरफ नहीं जाएगी वो तो? यही तो मैंने सारा क्लियर किया है। पहली वर्डिंग ही मेरी ये थी कि बच्चे सप्लाई में इजाफा, सप्लाई वाला पेज निकालें जरा जहां पे शिफ्ट इन सप्लाई के केस किए हुए हैं, 2 पेज 3 पेज पीछे चले जाएं। शिफ्ट इन सप्लाई में राइज इन सप्लाई किस डायरेक्शन में होता है? दाएं तरफ है या बाएं तरफ है? राइट और बाएं लेफ्ट? तरफ। जी, राइट। राइट। तो सप्लाई में इजाफा राइट साइड की शिफ्टिंग पे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ओके जी, देन नेक्स्ट एंड फाइनल केस हमारे पास है सप्लाई की डिक्रीज का केस। मसलन एग्जांपल के तौर पे आप इवेंट ले सकते हैं कि गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन टैक्स लगा दिया है, या फर्ज करें फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बाहर से, उसका रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट होता है और हम यहाँ पे उसे मैन्युफैक्चर करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, केमिकल्स हैं फॉर एग्जांपल, हम केमिकल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उससे यहाँ पे फर्दर प्रोडक्ट बनाते हैं, मार्केट में सेल करते हैं। अब गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पे फर्ज करें टैक्स लगा दिया है, प्रोड्यूसर के लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा कि कल तक वो एक केमिकल बाहर से फॉर एग्जांपल जो है वो 500 रुपए पर यूनिट इंपोर्ट करता था, गवर्नमेंट ने उस पर 100 रुपया टैक्स लगा दिया इंपोर्ट करने पे, तो अब तो वो 600 रुपए पर यूनिट इंपोर्ट करेगा। तो प्रोड्यूसर के लिए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो जब प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो वो क्या करता है? साफ जाहिर है, मैं प्रोड्यूसर हूं, मैंने एक लिमिट रखी होती है जी, मैंने 6 लाख का केमिकल खरीदना है, मैंने इससे प्रोडक्शन करनी है। अब रेट ही 100 रुपया ऊपर चला गया है तो मैं केमिकल साफ जाहिर है 6 की बजाय 5 लाख का खरीदूंगा या 4 लाख का खरीदूंगा। जब मैं रॉ मटेरियल कम परचेज करूंगा तो इट मीन मैं प्रोडक्शन भी कम करूंगा। अब फाइनली इसका नतीजा क्या निकलता है? या जो अभी हमने कॉटन की एग्जांपल ली कि खुदा ना खास्ता इस साल जो है वो सैलाब की वजह से, बारिशों की वजह से वेदर बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है, गंदम की, चावल की, कपास की कोई फसल खराब हो जाती है बहुत बड़ी क्वांटिटी कंट्री में, तो ऑब्वियसली इसका रिजल्ट भी क्या निकलेगा कि उस प्रोडक्ट की सप्लाई मार्केट में अचानक कम हो जाएगी। अब इस तरह का अगर कोई भी इवेंट होता है, गवर्नमेंट ने किसी इंपोर्ट होने वाले केमिकल प्रोडक्ट पे टैक्स लगा दिया, प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, नतीजा इसका भी यही निकलना है कि प्रोड्यूसर ने सप्लाई कम करनी है, क्योंकि वो प्रोड्यूस कम करेगा तो सप्लाई भी कम करेगा। वेदर, मौसम जो है वो फेवरेबल नहीं था, किसानों की फसल खराब हो गई, तो भी नतीजा यही निकलना है, किसान प्रोड्यूसर है, वो जो प्रोड्यूस कर रहा था फसल वो प्रोड्यूस ही कम होनी है तो ऑटोमेटिकली सप्लाई भी कम हो जानी है। तो इस तरह के इवेंट्स का नतीजा क्या निकलता है? मसलन इस वक्त जस्ट एन एग्जांपल, फर्ज करें मार्केट में कॉटन का रेट जो है वो 500 रुपए पर केजी या पर 2 केजी, कोई भी आप एग्जांपल ले लें, गंदम का रेट ले लें, कॉटन का ले लें, किसी प्रोडक्ट का ले लें, 500 रुपए पर केजी पे ये प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है और प्रोड्यूसर जो है कोई भी खास क्वांटिटी इसकी फॉर एग्जांपल 1 लाख यूनिट रोजाना मार्केट में सप्लाई करता है, वेल एंड गुड।
अब हम कह रहे हैं कि इस इवेंट की वजह से वेदर अच्छा नहीं था, फसल खराब हो गई, इंपोर्ट पे टैक्स लग गया, प्रोड्यूसर कम इंपोर्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से प्रोडक्ट की सप्लाई में कमी आएगी। अब सप्लाई में कमी का आना जो है ये कैसे शो किया जाता है, सप्लाई लाइन को बैकवर्ड, लेफ्टवर्ड या अपवर्ड शिफ्ट कर दिया जाता है। दोबारा क्लैरिफाई कर लें, जैसे अभी एक स्टूडेंट की कंफ्यूजन थी, इसके लिए वर्ड फॉल इन सप्लाई बोला जाता है। सप्लाई की लाइन शिफ्ट ऊपर हो रही है लेकिन फॉल इन सप्लाई, सप्लाई में कमी। आपको पता है हमने जब टैक्स का केस किया था तो उसमें भी हमने सप्लाई लाइन पीछे की तरफ शिफ्ट की थी। ओके, तो हमने सप्लाई की लाइन को पीछे शिफ्ट कर दिया। अब ये जो न्यू सप्लाई लाइन है ये जहां पर भी ओल्ड डिमांड लाइन को क्रॉस कर रही है, इस पॉइंट को हम कहते हैं कि दिस विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम। अब न्यू इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, सबसे पहला इंपैक्ट, ये जो प्रोडक्ट 500 रुपए का मार्केट में बिक रहा था, जब मार्केट में अचानक इसकी सप्लाई कम होगी, प्रोड्यूसर सप्लाई ही नहीं कर पा रहा, तो इसकी प्राइस मार्केट में चली जाएगी 600 रुपए पर यूनिट पे। सप्लाई की अचानक कमी की वजह से मार्केट में वो प्रोडक्ट आना बहुत कम हो गया है, इस वजह से प्रोडक्ट की प्राइस 500 से बढ़ती बढ़ती 600 रुपए पे चली गई है। ओके, अब प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने का डिमांड पे क्या इंपैक्ट होगा, पहले तो डिमांड थी इस लेवल पे, Q1 लेवल पे, लेकिन अब प्राइस बढ़ गई है तो प्रोडक्ट उतनी क्वांटिटी में तो कंज्यूमर नहीं खरीद सकेगा, तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी और डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होकर इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगी। यानी कि अब 600 रुपए ऐसी प्राइस है जिस पे सप्लाई एंड डिमांड दोबारा बराबर हो गए हैं। सप्लाई क्यों कम हुई है, क्योंकि प्रोडक्ट की उस आउटपुट की फसल खराब हो गई थी या इंपोर्ट पे टैक्स लग गया था। और डिमांड क्यों कम हुई है कि उस सप्लाई की कमी की वजह से प्राइस लेवल बढ़ा है और प्राइस लेवल के बढ़ने की वजह से लॉ ऑफ डिमांड ने वर्क किया है। प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होकर न्यू इक्विलिब्रियम पे पहुंच गई है। तो अगेन ये टोटल 4 केसेस हैं, दोबारा क्लैरिफाई कर लें, इंपॉर्टेंटली समझ लें। इन चारों में से कोई भी क्वेश्चन ओपन भी हो सकता है, मसलन वो डायरेक्टली आपसे कहता है व्हाट विल हैपन टू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट होगा if there is increase in supply, if there is decrease in supply, या if there is increase or decrease in demand। टोटल 4 ही वेरिएशन है कि या वो डिमांड में इजाफा, डिमांड में कमी कह सकता है, या सप्लाई में इजाफा और सप्लाई में कमी कह सकता है। तो अगर तो उसने क्लियर कट लिखा हुआ है राइज इन डिमांड, फॉल इन डिमांड, तो आपने एक सेकंड के लिए क्लैरिफाई कर लेना है कि राइज की वजह से डिमांड लाइन किधर जाएगी, सप्लाई लाइन किधर जाएगी। ओके, देन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने नोट करनी है वो ये है कि बाज़ औक़ात वो ओपन क्वेश्चन की बजाय उसमें स्टेटमेंट दे देता है, जैसे हमने 3-4 एग्जांपल्स की हैं, इनकम टैक्स में इजाफा, इनकम टैक्स में कमी। तो पहले आपने केयरफुली ये देखना है, अक्सर स्टूडेंट की गलती यही होती है कि उन्होंने इफेक्ट दिया है इनकम टैक्स में इजाफा होगा, स्टूडेंट सप्लाई लाइन शिफ्ट करना शुरू कर देता है। तो इनकम टैक्स सप्लाई का फैक्टर ही नहीं है, डिटर्मिनेंट ही नहीं है। इसी तरह से वेदर का चेंज होना सप्लाई का फैक्टर नहीं है, वेदर डिमांड को इफेक्ट करता है। इसी तरह से लोगों का इनकम लेवल बढ़ना, पाकिस्तान की पब्लिक अमीर हो गई है, इनकम लेवल ऑफ द कंट्री पहले से बढ़ गया है, तो कंट्री का इनकम लेवल बढ़ना डिमांड को इफेक्ट करता है, सप्लाई साइड का फैक्टर नहीं है। जब लोग अमीर होते हैं तो लोग ज्यादा चीजें खरीदते हैं, सप्लाई उसके रिस्पॉन्स में बढ़ेगी जब हम डिमांड को अपवर्ड शिफ्ट करेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपने चीज बच्चे क्लियर रखनी है, इसको मिक्स अप नहीं करना, इसमें कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट नहीं करनी। अब यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो रेज हैंड करके पूछ लें, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करते हैं। जी अजीम, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अगर हम लॉ ऑफ सप्लाई के मुताबिक देखें, अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो सप्लाई भी डिक्रीज होगी। बिल्कुल ठीक है। जब हमने इक्विलिब्रियम में देखना है तो सप्लाई जब डिक्रीज होगी तो प्राइस इंक्रीज होगी और उसके बरक्स फिर डिमांड भी इंक्रीज होगी। ये आप क्लियरली नोट कर लें कि ये 3 स्टेप्स में है। मसलन सबसे पहले इसको इस तरह से अंडरस्टैंड कर लें, सबसे पहले ये डिमांड साइड का मैं आपको बता रहा हूं, ये सप्लाई साइड का। डिमांड साइड पे इन चारों केसेस में या तो डिमांड इंक्रीज होगी और इसका इंपैक्ट क्या आएगा कि डिमांड जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और डिमांड के शिफ्ट होने से प्राइस भी इंक्रीज होगी
और इस प्राइस की वजह से प्रोड्यूसर फिर सप्लाई को एक्सटेंड करेगा अलोंग द लाइन। यह है डिमांड साइड पे कि जब डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होगी तो उसका प्राइस पे क्या इंपैक्ट आएगा, सप्लाई पे क्या इंपैक्ट आएगा। अगर डिमांड में कमी आई है तो इसका रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स क्या होगा, डिमांड फॉल करेगी, उसकी वजह से प्राइस फॉल करेगी, और इस प्राइस फॉल की वजह से प्रोड्यूसर सप्लाई में कमी करेगा, सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट करता चला जाएगा। अब सप्लाई साइड पे आ जाए कि अगर सप्लाई में इजाफा होता है, अचानक प्रोड्यूसर मार्केट में ज्यादा प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देता है, तो व्हाट विल हैपन, उस प्रोडक्ट की प्राइस गिरना शुरू हो जाएगी मार्केट में। आपने अचानक फालतू बेचना शुरू कर दिए तो कीमत तो गिरेगी। इस कीमत के कम होने से अल्टीमेटली डिमांड जो है वो अलोंग द लाइन एक्सटेंड होगी। अब डिमांड की एक्सटेंशन उसी लाइन पे नीचे की तरफ होती है। या फिर आप इसका चौथा केस जो है वो रिवर्स कर सकते हैं। सबसे इजी और सिंपल सिनारियो ये होता है कि आप चार चीजें याद कर लें, एमसीक्यूज आ जाए, इसका क्वेश्चन आ जाए या किसी भी तरह से, आप सिंपली ये याद कर लें कि डिमांड जब बढ़ेगी तो डिमांड की लाइन ने राइट साइड पे जाना है। उसकी स्लोप नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसको एक सेकंड के लिए भूल जाए, स्लोप की वजह से आप लोग कंफ्यूज होते हैं। आपने मसलन ये डिमांड लाइन लगी हुई है नेगेटिवली स्लोप, डिमांड ने जब भी बढ़ना है तो डिमांड की लाइन ने दाएं तरफ चलते जाना है, राइट साइड पे। अब वो दाएं तरफ जाती है तो वो ऊपर की तरफ ही जाएगी ना ऑटोमेटिकली, और तो दाएं तरफ, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है तो इसकी डायरेक्शन ये बनेगी। और जब डिमांड में कमी आनी है तो डिमांड की लाइन ने लेफ्ट साइड पे आना है, लेफ्ट साइड पे, और लेफ्ट आ जाएगी, और लेफ्ट, इसमें मजीद जो है वो कमी आती जाएगी। ओके, अब इसी तरह से जो सप्लाई की लाइन है उसके लिए भी ये अंडरस्टैंड कर लें कि सप्लाई की लाइन जो है वो होती ही हमारे पास पॉजिटिवली स्लोप्ड है, कि फॉर एग्जांपल ये सप्लाई की लाइन है, तो जब हम सप्लाई में इजाफा करते हैं तो इसने भी दाएं साइड पे ही शिफ्ट होना है, राइटवर्ड शिफ्टिंग। कंफ्यूज कहां से होते हैं आप लोग कि इस दाएं साइड को आप डाउन और राइज की वर्डिंग में कंफ्यूज कर जाते हैं। ये लाइन अब क्योंकि पॉजिटिव स्लोप थी, आई तो ये भी राइट साइड की तरफ ही है, लेकिन ये नीचे आती जा रही है। सप्लाई क्योंकि पॉजिटिव है तो इसने जब भी दाएं तरफ जाना है तो इसने मजीद नीचे आ जाना है। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो राइट साइड, और इसी तरह से सप्लाई की कमी जो है ये लेफ्ट साइड पे जाएगी, सप्लाई बैकवर्ड जाएगी। तो सिंपली आप इक्विलिब्रियम बनाया करें इनिशियली कहीं पर भी, और जो उसने इवेंट दिया हो, यानी आपको पहले सोचने की जरूरत नहीं है, सबसे पहला काम आप इक्विलिब्रियम बना लें कहीं पर भी। इक्विलिब्रियम बन गया, इसके बाद दूसरी चीज आप ये सोच लें कि जो उसने इवेंट दिया है मैंने उसके मुताबिक लाइन को शिफ्ट कर देना है। उसने कहा जी इनकम टैक्स कम हो गया है तो आप डिमांड की लाइन को दाएं तरफ शिफ्ट कर दें। उसने कहा है कि लोग गरीब होते जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट मुल्क में बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि लोगों का इनकम लेवल कम हो गया है तो डिमांड गिरेगी, डिमांड की लाइन नीचे शिफ्ट कर दें। वो शिफ्ट होने पे ऑटोमेटिकली आपको न्यू पॉइंट दे देगी। मसलन आप ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली न्यू क्रॉस कहीं ना कहीं तो बनेगा ही ना डिमांड एंड सप्लाई का, वो आपका न्यू इक्विलिब्रियम है। उसमें आप देख लें कि प्राइस लेवल पहले से ऊपर गया है, नीचे गया है, क्वांटिटी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। ओके जी, जैन आपका क्या क्वेश्चन है भाई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो वेदर है सर ये सप्लाई का फैक्टर है ना? जी, वेदर दो सेंस में है कि अगर आप कहते हैं क्लाइमेटिक चेंज तो इसे लिया जाएगा सप्लाई साइड के फैक्टर के तौर पे, और अगर आप कहते हैं कि सीजनल इंपैक्ट, फॉर एग्जांपल समर या विंटर का लफ्ज आ जाता है तो ये डिमांड साइड का है। असल में दोनों बातें मौसम के लिए हैं, लेकिन एक है मौसम का अच्छा और बुरा होना और एक है मौसम का तब्दील होना। गर्मी से सर्दी आ गई है या सर्दी से गर्मी आ गई है। तो जब कहा जाए मौसम तब्दील हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी आ रही है, तो ये डिमांड साइड की थॉट होती है कि जब मौसम सरमा आएगा, मौसम गर्मा आएगा तो विंटर और समर में किन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, किन की कम होगी। लेकिन जब बोला जाता है कि वेदर इज बैड, मौसम खराब है, या वेदर इज टू गुड, मौसम बहुत अच्छा है, तो ये अच्छा या बुरा होना डिमांड को इफेक्ट नहीं करता। अच्छा या बुरा होना आउटपुट को इफेक्ट करेगा ना, किसी फसल को खराब कर देगा या किसी फसल की पैदावार को बेहतर कर देगा। तो ये थोड़ा सा आपने फर्क रखना है। जनरली दोनों के लिए वर्ड वेदर ही यूज होता है, लेकिन वेदर इज गुड, वेदर इज बैड ये सप्लाई साइड के लिए यूज होता है, और विंटर से समर, समर से विंटर ये वर्ड जब यूज होते हैं ये डिमांड साइड के लिए।
यानी विंटर में हो सकता है वो चाय कॉफी की डिमांड की बात करना चाहता हो, समर में आइसक्रीम की या किसी भी और सीजनल प्रोडक्ट की वो बात कर रहा है। जी एनी अदर क्वेश्चन भाई, और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर का जो है लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आमतौर पे जो है वो 7 से 8 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। एक ही इसमें ग्राफ है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है कम से कम 7-8 नंबर का आता है। इसको जरा अंडरस्टैंड करें प्रॉपरली। क्वेश्चन का टॉपिक है मार्केट प्राइस ऑफ पेरिशेबल कमोडिटीज। ये वर्ड पेरिशेबल जरा समझ लें। पेरिशेबल का लफ्जी मतलब तो होता है कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसका लाइफ टाइम कम होता है, यानी उसने कुछ दिनों या कुछ घंटों के अंदर गल सड़ के खराब हो जाना है। मसलन मैं आपको 2 प्रोडक्ट की एग्जांपल देता हूं। फर्ज करें चेयर, कुर्सी या मेज, टेबल वगैरह है। अगर हम इसका लाइफ टाइम की बात करें कि एक प्रोड्यूसर ने चेयर प्रोड्यूस कर लिया है तो इसका तो लाइफ टाइम शायद 5-7 साल हो, यानी वो इसे प्रोड्यूस करके स्टॉक में भी रख ले तो इसे 3-4 साल कुछ भी नहीं होना। इसने कौन सा ये कोई आप कह लें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तो है नहीं कि इसने खराब हो जाना है। लेकिन वेजिटेबल्स हैं, एग्स हैं, मिल्क है, इस तरह की कई प्रोडक्ट ऐसी हैं कि वो आप इतने लंबे अरसे तक तो स्टोर नहीं कर पाएंगे, वो तो खराब हो जाएगा। और अगर आप प्रिजर्वेशन का टेक्निक वगैरह बिल्कुल यूज ही ना करें, यानी फ्रेश मिल्क बेचना चाहते हैं, प्रोसेस्ड मिल्क नहीं, तो उसका तो बिल्कुल ही लाइफ टाइम एक दिन का रह जाएगा कि एक दिन के अंदर अंदर बेच लें, वरना फ्रेश मिल्क को जो है वो 24 या 48 घंटे से ज्यादा आप सिक्योर नहीं कर सकेंगे, अनलेस कि आप उसे प्रोसेस करें, केमिकल ऐड कर लें, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पे ट्रीट कर लें। जिस तरह ये आप कह लें ये जो पैक्ड मिल्क होता है, ऑलपर्स, नेस्ले वगैरह, ये फिर प्रोसेस्ड होता है और उसकी भी खैर लिमिट है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, वो भी उसकी एक्सपायरी है, यानी कि उसके बाद वो नहीं रहेगा। तो पेरिशेबल बेसिकली हम ऐसी प्रोडक्ट को कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट जिसका लाइफ टाइम बहुत थोड़ा है, 1-2 दिन में, 4 दिन में वो खराब हो जाएगी अगर इस्तेमाल ना की गई। यहां पर जो हम पेरिशेबल की डिस्कशन करने जा रहे हैं इसकी भी एग्जैक्टली तकरीबन वही सेंस है, बस एक स्लाइड सा डिफरेंस ये है कि उसका लाइफ टाइम कम होने के साथ साथ एक और चीज हम ऐड कर रहे हैं कि आमतौर पे ये प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि इनको आप अपनी मर्जी के मुताबिक बेतहाशा प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। यानी ये ज्यादातर प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो फैक्ट्री या कारखाने में बनने वाली नहीं है, नेचुरल प्रोडक्ट है, मिल्क है, वेजिटेबल है, फ्रूट है, नेचुरल प्रोडक्ट है। यानी अगर आप ये चाहें कि जिस तरह फैक्ट्री है कि अचानक डिमांड बढ़ गई है, मसलन आपने रमजान में अक्सर देखा होगा आपकी फैमिलीज में अगर कोई भी बिजनेस करता है, कोई प्रोडक्शन करता है किसी भी चीज की, कपड़े की, जूतों की या किसी चीज की, तो आप अक्सर देखेंगे ईद डेज में, रमजान या रमजान ईद से पहले प्रोडक्शन ट्रिपल शिफ्ट में चल रही होती है। यानी कि वो फैक्ट्री जो 8 घंटे रोजाना चलती थी वो अब 24 घंटे चल रही है, 8-8 घंटे की शिफ्टें लगी हुई हैं, प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन हो रही है। यानी मैन्युफैक्चर्ड गुड में, इंडस्ट्रियल गुड में ये पॉसिबिलिटी होती है कि आप जब चाहें प्रोडक्शन में इजाफा कर लें, 2-4 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने माल तैयार किया, डिमांड क्योंकि अचानक बहुत ज्यादा आ जाएगी तो उसको पहले से प्रिपेयर कर लिया, फिर उसको प्रोडक्शन को अगेन आप 2 शिफ्ट पे ले आए, 1 शिफ्ट, इवन आप फैक्ट्री 15 दिन के लिए बंद कर लें कि फिलहाल जी इन्वेंट्री स्टॉक में बहुत कुछ पड़ा है, हम 15 दिन प्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो इंडस्ट्रियल गुड की प्रोडक्शन फुली कंट्रोलेबल होती है। पेरिशेबल गुड जिसको हम कह रहे हैं इसकी प्रोडक्शन फुली कंट्रोलेबल नहीं है, किसी हद तक है। यानी प्रोड्यूसर ने एक दफा फैसला कर लिया फार्मर ने कि मैंने 10 एकड़ पे फसल लगानी है, अब वो 10 एकड़ पे फसल लगा देता है, अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहे तो 10 एकड़ से एक खास फसल आएगी। अब सीजन के एंड पे उसे उस क्रॉप की अच्छी कीमत मिलना शुरू हो जाए और वो सोचे कि मैं जो है वो अचानक प्रोडक्शन बढ़ा लूं या 3 महीने बाद या 2 महीने बाद मैं जो है फसल में इजाफा कर लूं, वो तो सीजन है हर क्रॉप का। यानी एक फसल नवंबर से लेके, मसलन गंदम है पाकिस्तान में, पंजाब के एरिया में खास तौर पे नवंबर से लेकर मई तक लगाई जाती है, नवंबर में कल्टीवेट की जाती है, मई तक फसल तैयार हो जाती है, उसे हार्वेस्ट करके काट के मार्केट में बेच दिया जाता है। अब जून में या जुलाई में या अगस्त में प्राइस बढ़ जाए गंदम की, तो फार्मर ये तो नहीं कर सकता कि जुलाई में दोबारा फसल लगा ले चलो और प्रोड्यूस कर लेते हैं, वो तो दोबारा अब सीजन आएगा नवंबर में ही लगेगी। तो पेरिशेबल गुड जिसकी हम एग्जांपल करने जा रहे हैं उसमें ये 2 खूबियां हैं, ना तो आप उसे लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं कि आप प्रोड्यूस कर लें और ज्यादा अरसे तक स्टोर कर लें, आहिस्ता आहिस्ता बेचते रहें, ना उसकी प्रोडक्शन फुली आपके कंट्रोल में है। अब अगर ऐसी प्रोडक्ट को लेके हम एग्जांपल करें तो इस पॉइंट को बच्चे बहुत अच्छे तरीके से समझें, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ग्राफ है, इसको अच्छे तरीके से समझें। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग पॉइंट हम ले रहे हैं
डिमांड लेवल नॉर्मल ले रहे हैं हम, एक नॉर्मल डिमांड लाइन हमने ड्रॉ कर ली एनीवेयर कहीं पर भी। सप्लाई की लाइन हम थोड़ा सा डिफरेंट ड्रॉ कर रहे हैं। नॉर्मल सप्लाई की लाइन हमने पहले ड्रॉ की थी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये नॉर्मल इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए स्ट्रेट लाइन होती है। जो नेचुरल गुड्स हैं, जैसे मैंने अभी कहा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह की चीजें जिनकी पेरिशेबल खास तौर पे खूबी होती है। अगर किसी चीज को आजकल की टेक्नोलॉजी में स्टोर करना आसान हो गया है तो वो पेरिशेबल कंसीडर नहीं होगा, वो उसकी पेरिशेबल होने की कंडीशन कम होती जा रही है। लेकिन स्टिल जिन चीजों को लंबे अरसे तक स्टोर करना मुमकिन नहीं है वो पेरिशेबल हैं। ओके, देन उसकी सप्लाई का बिहेवियर हम देखेंगे कि उसकी सप्लाई का बिहेवियर कर्व में होता है, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होता। ओके, और लेट अज्यूम जस्ट एन एग्जांपल, इनिशियली फर्ज करें एक प्रोडक्ट फसल है या कोई भी चीज है, उसकी क्रॉप जो है वो लेट अज्यूम जून में लगाई गई है, या आजकल के एंगल से हम बात कर लेते हैं कि अक्टूबर नवंबर में फसल लगाई गई है किसी वेजिटेबल की, और वो मार्च के एंड पे अप्रैल में तैयार हो गई है। अब इस सिचुएशन में आजकल यानी कि फसल तकरीबन तैयार है, तैयार होती जा रही है। लेट अज्यूम करंटली ये प्रोडक्ट मार्केट में 150 रुपए का बिक रहा है, और फार्मर या प्रोड्यूसर जो है वो रोजाना फर्ज कर लें 20 मन फसल जो है 1000 kg या वट एवर जो भी नंबर आप यूज करना चाहें, तो वो 20 मन फसल रोजाना हार्वेस्ट करता है। 25 30 50 एकड़ पे उसने लगाई हुई है, तो वो 20 मन फसल हार्वेस्ट करता है, मार्केट में रोजाना 150 रुपए पर केजी के हिसाब से सप्लाई कर रहा है। ये है करंट डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे सप्लायर कौन है? फार्मर, जो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। डिमांड किसकी तरफ से आ रही है? कंज्यूमर भी है, या सब्जी मंडी में खरीदने वाले जो लोग हैं वो भी शामिल हैं। ओके, अब इस सिचुएशन में हम कह रहे हैं कि अगर लेट अज्यूम इस प्रोडक्ट की डिमांड अचानक किसी वजह से बढ़ जाती है, फॉर एग्जांपल, मैं चलें एग्जांपल को एग्जैक्ट लिंक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये पोटैटो की एग्जांपल है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि पोटैटो पाकिस्तान में मार्च में ही तैयार होता है, वैसे तो दिसंबर में नॉर्मली होती है, उसकी फसल जनवरी में आ जाती है, लेकिन हम फर्ज कर लेते हैं कि मार्च में क्रॉप अच्छे तरीके से तैयार हो जाती है। अब लेट अज्यूम 150 रुपी पर केजी पे पोटैटो मार्केट में बिक रहा है, 20 मन पोटैटो फसल मार्केट रोजाना आ रही है। अब लेट अज्यूम रमजान की वजह से अचानक पोटैटो की डिमांड बढ़ जाती है। रमजान में साफ जाहिर है फ्राइज की वजह से, समोसे पकौड़े, इन चीजों की वजह से अचानक पोटैटो की डिमांड बढ़ जाएगी, पब्लिक ज्यादा खरीदना शुरू कर देगी। हम एक्सप्लेन ये करने जा रहे हैं कि जब पोटैटो की डिमांड डी से D2 पे शिफ्ट होगी, D1 से D2 पे, तो ऑब्वियसली इसका इंपैक्ट आएगा। जैसे अभी हमने कहा था कि प्रोडक्ट का प्राइस लेवल जो है वो 150 रुपए से 200 रुपए पर केजी पे चला जाएगा। प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से प्रोड्यूसर इनकरेज होगा, और प्रोड्यूसर की तो फसल तो पहले ही तैयार है तकरीबन, तो वो इनकरेज होगा, वो 20 मन की बजाय रोजाना 30 मन फसल, यानी वो सप्लाई एक्सटेंड कर देगा, सप्लाई में इजाफा कर देगा, वो अब रोजाना 30 मन फसल मार्केट में लाना शुरू हो गया है। ओके, वेल एंड गुड, ठीक है, प्राइस लेवल बढ़ा, प्रोड्यूसर इनकरेज हुआ, उसने सप्लाई बढ़ा दी। सप्लाई अब यानी कि न्यू इक्विलिब्रियम, फॉर एग्जांपल 5 रमजान को 10 रमजान को 200 रुपए पोटैटो मार्केट में बिक रहा है, और सिचुएशन जो है वो 30 मन फसल रोजाना मार्केट में आ रही है। लेट अज्यूम 10 15 20 रमजान के बाद आप कह लें आखिरी दिनों में अफ्तारियां, दावतें, ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, डिमांड थोड़ी सी और बढ़ जाती है। अब डिमांड का फर्दर अपवर्ड शिफ्ट होना जो है उसका देखें इम्पैक्ट किस तरह का आएगा। अब प्रोड्यूसर अपनी एक तरह से आप समझ लें खास लेवल की उसने फसल लगाई हुई है, वो रोजाना 30 मन फसल ही काट सकता है। इतना तो नहीं है कि फैक्ट्री है कि वो जितना चाहे प्रोड्यूस करता रहे। एक खास लेवल की फसल है, वो 10 दिन 15 दिन 20 दिन रोजाना हार्वेस्ट करेगा, काटेगा, सप्लाई कर देगा। तो अब ये 30 मन की जो फसल है रोजाना की, ये उसकी मैक्सिमम लिमिट है। अब इससे आगे अगर डिमांड में फर्दर इजाफा हो जाता है, 15 से 20 रमजान तक डिमांड थोड़ी सी और बढ़ जाती है। आप पहले तो ये फर्क नोट कर लें कि D1 से D2 तक हमने डिमांड बहुत ज्यादा शिफ्ट की है, D2 से D3 तक हमने डिमांड बिल्कुल थोड़ी सी शिफ्ट की है, कंपैरेटिवली हाफ से भी कम की है। लेकिन देखिए इसका इंपैक्ट क्या है, प्राइस लेवल E2 से या 200 रुपए से इंक्रीज होकर 250 रुपए पर यूनिट पे पहुंच जाएगा। यानी टेक्निकली स्पीकिंग कि ये जो D2 से D3 तक का थोड़ा सा डिमांड का चेंज है, इसने भी प्रोडक्ट की प्राइस को जो है वो 50 रुपए इंक्रीज कर दिया है। जो पहले का बेतहाशा चेंज था D1 से D2, उसने भी 50 रुपए ही प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज की थी, प्रोडक्ट की प्राइस 150 से 200 पे चली गई। इस डिमांड की शिफ्टिंग ने भी 50 रुपए ही चेंज की है। तो ऐसा क्यों है कि पहले डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है, प्राइस पे प्रेशर सिर्फ 50 रुपीज का आया है,
दूसरी दफा डिमांड उससे कम बढ़ी है, लेकिन प्राइस पे प्रेशर अब भी उतना ही है। इसकी वजह यह है कि असल में इस हिस्से में सप्लाई प्योरली वर्टिकल हो गई है। वर्टिकल सप्लाई का मतलब क्या है कि अब इस प्रोडक्ट की प्राइस 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए फी केजी पर भी चली जाए तो भी प्रोड्यूसर रोजाना 30 मन से ज्यादा सप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि फसल तो एक लगी हुई है खास लेवल पे। उसको एक आप कह लें अगर उसने 10-10 दिन के गैप से लगाई है तो वो 10-10 दिन के गैप से प्रोड्यूस होती जा रही है, सप्लाई कर रहे हैं। अब वो इस अट्रैक्शन में की वजह से अचानक प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकता मैन्युफैक्चर गुड की तरह कि अचानक डिमांड बढ़ गई है जी तो चलो 6 घंटे और फैक्ट्री चला लेते हैं, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, हम सप्लाई कर देंगे। तो एक खास लेवल से आगे हम कहते हैं कि सप्लाई जो है पेरिशेबल गुड्स की सप्लाई प्राइस को रिस्पॉन्ड करना छोड़ देती है। इस हिस्से में सप्लाई की लाइन फिर प्योरली वर्टिकल हो जाती है, यानी कि प्राइस लेवल बढ़ता रहेगा लेकिन सप्लाई 30 मन या 30 केजी पर डे पे आके स्टॉप हो गई है। इससे आगे 40 केजी पर डे या 50 केजी पर डे की तरफ नहीं जा रही जी। अब यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है, कोई चीज पूछना चाहते हैं तो रेज हैंड करके बताएं, अदरवाइज आज की हमारी डिस्कशन जो है वो काफी हो गई है। चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है। टाइम आपको अनाउंस कर दिया जाएगा ग्रुप में। परसों इंशाल्लाह आपका जो है चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट होगा। प्रोसीजर वगैरह सब कुछ जो है वो अलीम लोग आपको गाइड कर देंगे। टेस्ट की बहुत अच्छे तरीके से बच्चे प्रेपरेशन करें, कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी टाइम में, सिर्फ यही आपका 2 दिन की प्रेपरेशन का टाइम है। आज का दिन है, कल का दिन है, परसों का भी दिन होगा, तो परसों जिस टाइम पे भी वो अनाउंस करेंगे वो आपका एग्जाम टाइम होगा। एग्जाम आपका एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे होगा। 30 नंबर का या 35 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। पैटर्न वही होगा जो आई कैप के 100 नंबर के पेपर का होता है, यानी उसमें एमसीक्यूज भी होंगे, 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे। चैप्टर नंबर 2 की बच्चे बेहतरीन तरीके से जो है वो तैयारी करें जी। कोई क्वेश्चन, कोई चीज पूछनी है तो बताएं जी। अनस क्या क्वेश्चन है भैया आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम क्या या कोई इवेंट भी दे सकता है? दोनों चीजें, दोनों। देखें जो पहले 4 केसेस हमने किए हैं उनमें इवेंट भी दे सकता है, उनमें डायरेक्टली वो आपको ये भी कह सकता है कि राइज इन डिमांड या फॉल इन डिमांड और राइज इन सप्लाई या फॉल इन सप्लाई का इफेक्ट इक्विलिब्रियम पे बता दे। तो वो ओपन वर्डिंग, डायरेक्ट वर्डिंग भी यूज कर सकता है, इवेंट भी कर सकता है। ये जो पेरिशेबल गुड का केस है ये तो आता ही पेरिशेबल के नाम से, इसकी और कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट ही नहीं है कि व्हाट इज द सिनेरियो फॉर पेरिशेबल गुड्स के इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ पेरिशेबल गुड का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर। ठीक है सर। जी सर वो जो महद, आपने जी सर बोले अनस जी। जो आपने डिक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई जो आपने 4 फैक्टर्स को आए पीछे, सर वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इवेंट तो नहीं ना देता? लाइक वो नहीं 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 शेयर किया नहीं, स्टेक बिल्कुल होल्डर्स की एग्जांपल दे दो। नहीं। देखिए मैं आपको सिर्फ इस क्वेश्चन का नहीं, आप इंशाल्लाह पूरे पेपर के लिए ये चीज बॉदर करना छोड़ दें। पूरे पेपर में कोई स्टेटमेंट या कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ ना आए। गलती कहाँ से होगी? मसलन आपको पता चल गया उसने कहा जी इनकम टैक्स कम हुआ है, अब आप उसको इंटरप्रेट गलत कर गए हैं कि इनकम टैक्स ने डिमांड को इफेक्ट करना था या सप्लाई को। ये गलती हो सकती है। इंशाल्लाह जिस लेवल की हम डिस्कशन करते जा रहे हैं इसके बाद आपको पेपर परेशान नहीं करने वाला। इस चीज को छोड़ दे कि वो पता नहीं ऐसी चीज पूछ लेगा आपको पता ही नहीं चलेगा, ये नहीं इंशाल्लाह होता। ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी। महद आपका क्या क्वेश्चन है भाई? सर ये जब सप्लाई वर्टिकल हो जाती है लाइन या एक एक लेवल पे आके क्वांटिटी का, तो वर्टिकल का मतलब है कि सप्लाई कांस्टेंट हो जाती है, वो बढ़ेगी नहीं। जी इसको कांस्टेंट कह लें तो भी ठीक है, इसको हम ज्यादा बेटर वर्ड इसके लिए होता है सप्लाई विल नॉट रिस्पॉन्ड टू प्राइस चेंज, यानी अब प्राइस बढ़े तो भी प्रोड्यूसर सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकेगा। ठीक। और सर ये इसमें जब डिमांड D2 से D3 पे गई है, जी जी तो सर डिमांड देखा जाए तो सर वो तो 30 पे ही रही है, डॉट तो 30 पे ही आ रहा है, 30 क्वांटिटी जो थी। असल में देखें डिमांड का अपवर्ड वो 30 पे इसलिए है कि सप्लायर सप्लाई इंक्रीज नहीं कर पा रहा ना। जब देखें D1 से D2 पे गई है, सप्लाई ने रिस्पॉन्ड करना था तो न्यू क्वांटिटी मार्केट में इक्वल होनी थी ना। अब आप डिमांड बढ़ाते जाएंगे, डिमांड अपवर्ड शिफ्ट होती जा रही है, तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या है? डिमांड का लेवल बढ़ रहा है लेकिन फाइनली देखिए मार्केट में हम ये कह सकते हैं D1 से D2 और D3 पे जाने का मतलब डिमांड 20 से 30, 30 से 40 पे चली गई है। अब खरीदार खरीदना 40 यूनिट चाहते हैं लेकिन मार्केट में रोजाना आते ही 30 हैं,
तो हम कहेंगे वही 30 बिकेंगे, लेकिन बिकने अब वो 200 रुपए पे हैं, 200 से 300 पे चले जाएंगे, 300 से 400 पे। तो डिमांड बढ़ रही है, लेकिन हम तो सिर्फ इक्विलिब्रियम को शो कर रहे हैं ना। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो दोनों क्वांटिटीज के मैच होने से डिसाइड होगी। ओके, ठीक है। आज के लिए काफी है, बाकी इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में अगर कोई क्वेश्चन हुआ इस चैप्टर का तो वो भी कर लेंगे, अदरवाइज कल हम इंशाल्लाह चैप्टर 3 शुरू करेंगे।